नमस्कार, मनोज तिवारी टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतीक्षा त्रिपाठी और मेरे साथ हैं आज सुमन शर्मा जी, वैदिक सेवा ट्रस्ट की अध्यक्ष, और साथ ही ये बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश महासचिव भी हैं। बता दें कि सुमन शर्मा जी फाफामऊ विधानसभा से चुनाव लड़ना चाहती हैं। फिलहाल फाफामऊ से विधानसभा विधायक विक्रमाजीत मौर्य हैं और यह भी अफवाह फैलाई जा रही है कि उप मुख्यमंत्री भी चुनाव लड़ सकते हैं। तो आज हम राजनीतिक मुद्दे पर ही सुमन शर्मा जी से कुछ बातचीत करेंगे। तो मैम, आपसे मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि फाफामऊ में आपकी बहुत सारी होर्डिंग लग रही है और यहाँ के विधायक भी आपकी ही पार्टी बीजेपी से हैं, तो ऐसे में क्या सच है? हाँ, ये सच है कि मेरी होल्डिंग विधानसभा फाफामऊ में लगी है और मेरी होल्डिंग विधानसभा फाफामऊ में ही नहीं लगी है। मैं वैदिक सेवा ट्रस्ट की अध्यक्षा हूँ और मेरा विधानसभा फाफामऊ से फोकस इसलिए है कि वहाँ पे मैंने बहुत चीज़ों को डीपली देखा है। जैसे महिलाओं के बीच में अभी जो है महिलाएं उस तरीके से जागरूक नहीं, उनकी जो भौतिक चीज़ें हैं उसको लेके बहुत ही ज़्यादा वो पुअर हैं या परेशान रहती हैं, जिसको लेके फाफामऊ विधानसभा से मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारी महिलाएं आती हैं अपनी समस्याओं को लेके, जिसको हम लोग जैसा भी मेरे द्वारा जो है जैसा यथासंभव जो प्रयास होता है उनकी मदद के लिए वो प्रयास मैं करती हूँ। जी मैम, आज फाफामऊ से बीजेपी विधायक हैं और आप खुद बीजेपी नेता हैं, तो ऐसे में आप क्या समस्याएं देखती हैं? नहीं, नो डाउट जो है वर्तमान गवर्नमेंट बीजेपी की है। पूरे प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में लगभग बीजेपी का ही बोलबाला है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि एक महिला के समस्याएं होती हैं। वो समस्याएं महिला जो है होने के नाते वो अपने विधायक से नहीं कह पाती है। ये वो जेंट्स होने के नाते कुछ चीज़ें वो चाहे वो संकोच बस, चाहे वो किसी कारण बस, चाहे मीडिएटर कोई ऐसा जेंट्स होने के नाते वो अपनी बात उनके तक नहीं पहुंचा पाती हैं, जिसको ये लगता है कि अगर हमारी पार्टी जो है, चूँकि मेरी पार्टी आरक्षण देगी, महिलाओं को पूरा मौका दे रही है आगे आने के लिए, तो अगर इस में कहीं अगर मेरी पार्टी जो है महिला के बारे में विचार करती है तो मैं उसके लिए प्रबल दावेदारी अपनी कर रही हूँ। मैम, आप बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश महासचिव हैं, तो आपका एक महिला होने के नाते यहाँ क्या योगदान रहा है? नहीं, महिला होने के नाते मैंने बताया कि मैं पार्टी से तो मैं आज 20-25 साल से जुड़ी हूँ। पार्टी के बीजेपी विचारधारा से मैं आज 25 साल से जुड़ी हूँ। लेकिन एक वैदिक सेवा ट्रस्ट की प्रेसिडेंट होने के नाते ये ज़रूरी नहीं है कि केवल पार्टी के महिलाओं की बात को मैं सुनती हूँ या कोई भाजपा का है तभी मैं सुनूंगी, ऐसा नहीं है। हर जाति वर्ग के, हर जो है पार्टी की विचारधाराओं की महिलाएं मेरे पास आती हैं, पुरुष भी आते हैं, युवा भी आते हैं अपनी समस्या लेके। तो मैं उस समस्या को, हाँ, महिला के नाते महिलाओं में कुछ समस्या देखते हैं। जैसे उनके साथ कोई अगर उत्पीड़न हो रहा है, वो अभी मैंने बताया कि जेंट्स के पास वो नहीं पहुंचा पाती है किन्हीं भी कारणवश, तो अगर वो मेरे पास आती है, मेरे संज्ञान में वो बात आती है, मेरे लोगों के द्वारा वो बात आती है, क्योंकि मेरे वैदिक सेवा ट्रस्ट के परिवार भी छोटा नहीं है। हमारे सचिव मिस्टर विजय मिश्रा जी हैं, वो हमेशा एक्टिव रहते हैं। इस तरीके की समस्याएं, पेशे से अधिवक्ता भी हैं, इस तरीके की समस्याएं अगर उनके पास आती हैं तो सबसे पहले अध्यक्षा होने के नाते मेरे उस संज्ञान में डालते हैं। मैं अपने निकटतम थाने से या अपने शीर्ष नेतृत्व को जो भी जैसे भी उनके संज्ञान में डाल के और प्रयास करती हूँ उनकी समस्या का समाधान हो। मैम, विपक्ष कहता है कि कानून व्यवस्था जो है वो बहुत दुरुस्त है और महिलाओं के साथ भी आए दिन कुछ ना कुछ घटनाएं होती रहती हैं, तो ऐसे में एक महिला होने के नाते आपको क्या लगता है ये कहाँ तक सच है और कानून क्यों फेल है? देखिए मैम, कानून व्यवस्था हमारी गवर्नमेंट में ये कहना विपक्ष का काम ही है, आरोप लगाना, आरोप प्रत्यारोप विपक्ष का काम है। और रही बात ये कि कानून व्यवस्था बिल्कुल चुस्त दुरुस्त है। जितना इस गवर्नमेंट में चाहे माफियाओं का रहा हो,
चाहे किसी का भी, अगर हमारे मुख्यमंत्री तक पहले तो प्रयास ये रहता है कि हमारे निकटतम, मैंने कहा ना कि जो प्रयास हम लोग कर सकते हैं वहाँ तक तो हम लोग पूरा जूझते हैं, अगर नहीं होता तो ऊपर तक बात पहुँचाई जाती है। हमारे शीर्ष नेतृत्व में जो भी लीडर बैठे हैं वो उसको संज्ञान में लेते हुए वो काम करते हैं। और रही बात ये कि कानून व्यवस्था फेल है, ये विपक्ष का केवल आरोप प्रत्यारोप है। सबके समस्याओं का समाधान होता है, बस जानकारी होनी चाहिए। रही बात ये कि ये तो विक्षिप्त मानसिकता के लोग होते हैं। अभी किसी के यहाँ मर्डर हो जाता है, वो सोची समझी प्लानिंग नहीं होती, अचानक घटनाएं हो जाती हैं, तो वो ना हमें जानकारी होती, ना आपको जानकारी होती, ना शासन को, ना प्रशासन को। घटनाएं हो जाती हैं, लेकिन अगर हो जाती है तो उसका जो है प्रावधान है, उनको दंडित किया जाता है। हमारे जो है एसओ हैं, सीओ हैं, एसएसपी हैं, आईजी हैं, सब उसको उनके हिसाब से उसका समाधान होता है। मैम, इस बदलती दुनिया में आजकल ज़्यादातर चीज़ें सब पैसों पे निर्भर करती है, तो आपको क्या लगता है इससे इस पैसों का राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या पैसों के बल पर राजनीति जीती जा सकती है? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि पैसों के। आज आप ये देखिए कि लोग कहते हैं कि रोजगार नहीं है, ऐसा नहीं। आप ये बताइए, जो चाय की दुकान लगाता है या जो सब्जी की दुकान लगाते हैं उनसे पूछता है, क्योंकि जो मेहनत करेगा उसके पास टाइम नहीं होगा, ये सब काम करने के लिए टाइम नहीं होगा, जिनको कुछ करना ही नहीं है। आत्म भारत क्यों बन रहा है? क्योंकि क्यों चाहते हैं हमारे मोदी जी क्यों चाहते हैं कि इंडिपेंडेंट हो? क्योंकि आप स्वयं का रोजगार, छोटे छोटे रोजगार, तमाम योजनाएं भारत सरकार द्वारा, इतनी सारी स्कीम, इतनी योजनाएं उन जन जन तक पहुंचाना हम लोगों का काम है। जो चीज़ नहीं, मैंने कहा आपसे कि जो प्रयास होता है, मैं इसी सबको देखते हुए जो चीज़ें, जो भौतिक चीज़ें हैं, जो प्रैक्टिकली देख रहे हैं, उसको मैं करने का प्रयास, इसीलिए मैं राजनीति में उतरी भी हूँ। राजनीति में शुरू से मैं रही हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं सेवा भाव से राजनीति में आई हूँ कि एक जन सेवा मैं कर सकूं। इसीलिए मैंने अपना ट्रस्ट बनाया है कि मान लीजिए राजनीतिक दौर में कोई चीज़ हमारी भाई नहीं हो पा रही या किसी भी समस्या के तहत, तो मेरा ट्रस्ट है, हमारे ट्रस्ट में इतना बड़ा बैनर है ट्रस्ट का, इतने सारे लोग हैं, तो मैं प्रयास करती हूँ कि समस्याओं का समाधान मैं कर सकूँ। यही मेरा प्रयास रहता है। और रही बात पैसे की, कि पैसे की बदौलत राजनीति होती है, ये गलत है। अगर मैं अच्छे कर्म करूंगी तो निश्चित तौर पर जनता जागरूक हो चुकी है। अब जनता पैसे के प्रलोभन में कतई नहीं आती। जनता को पता है कि हमें कहाँ और कैसे विकास के मुद्दे पे गवर्नमेंट काम कर रही है। चारों तरफ विकास हो रहा है। ये नहीं है कि अगर सड़क बन रही है तो उस पे केवल भाजपा वाले चलेंगे, सपा वाले बिल्कुल नहीं चलेंगे। लाइट कितना जाती थी, जिससे हम लोग, आप जानकारी है हम लोग को, कितना हम लोगों ने झेला है कि कितने कितने घंटों लाइट नहीं रहती थी। लेकिन आज क्या है, पता ही नहीं चलता कि लाइट जा रही या आ रही है। तो अगर प्रगति होगी और तरक्की होगी, हमारी गवर्नमेंट इसी दिशा में काम कर रही है, सबका साथ सबका विकास लेके वो चल रही है, और यही है हमारे। तो मैम, आपका अपने क्षेत्र को लेकर क्या योजना है जिसको लेकर आप विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं? हाँ, मैंने आपको बताया अभी कि प्रतीक्षा जी, मैंने आपसे अभी यही बात कही कि मैं विधानसभा फाफामऊ में जो चीज़ें, जैसे एक डीघी गांव है, आपको मैं बता रही हूँ, उस डीघी गांव में मैं गई तो गवर्नमेंट स्कीमें देती हैं। भाजपा गवर्नमेंट केंद्र में भी है और राज्य में भी है, स्कीमें आती हैं, लेकिन किन्हीं कारणवश, चाहे कुछ भ्रष्ट अधिकारी भी हो जाते हैं, गवर्नमेंट उस पर कार्रवाई भी करती है, आप जानती हैं, तो वो कभी कभी चीज़ें अपनी लोगों तक नहीं पहुंच पाती है। जैसे मैं डीघी गांव में गई, इतना समृद्ध गांव है, कई गांवों को जोड़ रहा है, लेकिन उसमें अंदर जाने की वो व्यवस्था नहीं है कि कोई टू व्हीलर से, इवन कि सिंगल आदमी नहीं चल सकता। तो मैं वहाँ खड़ी होकर इस चीज़ों को देखा मैंने, चूँकि महिला होने के नाते, भाई साड़ी भी पहने हैं तो थोड़ा सा फंसने फंसाने का भी, तो मैंने ये देखा। मैंने कहा कि अगर मैं विधान सभा में आती हूँ और मेरे शीर्ष लीडर अगर मुझे मौका देते हैं, तो चूँकि महिलाएं जितनी डीपली
किसी प्रॉब्लम को समझती हैं, आप भी एक महिला हो, कुछ चीज़ें होती हैं जो कि घर में होती हैं, बाहर भी होती, महिलाएं चूँकि वो उसको अभ्यस्त होती हैं, तो वहाँ पे मुझे चलने में असुविधा हो। तो मैंने ये कहा कि अगर विधानसभा में और मैं विधायक बनूं तो सबसे पहले मैं इसी सड़क को मैं जोड़ूंगी। तो वहाँ पे लोग बल्कि बहुत खुश भी हुए, और मेरा सिटिंग विधायक जो है विक्रमाजीत जी हैं, अच्छे हैं, लेकिन थोड़ा अस्वस्थ रहते हैं। तो मैंने ये नहीं कहा कि वो जो है मैं उनको हटा के मैं आ रही हूँ, ऐसा मेरा कोई वो नहीं है। अगर पार्टी मेरी विचार मेरे ऊपर करती है तो मैं प्रबल दावेदारी कर रही हूँ। मैम, आपने कहा कि जैसे एक महिला होने के नाते आपको कुछ चीज़ों में दिक्कतें होती हैं, तो मैं ये जानना चाहती हूँ राजनीति में एक महिला को और किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? देखिए, महिला के सामने तो चुनौती बहुत कुछ है। और राजनीति में आने के लिए तो बहुत कुछ है। सबसे पहले तो महिलाओं का घर से बाहर निकलें तो समाज का सामना करना पड़ता है, जो एक कटु सत्य है। ज़माना बदल गया है, हर कोई चाहता ज़माना बदले, लेकिन यही चाहता है ना पड़ोसी पहले बदले। तो इस तरीके के तमाम चीज़ें आती हैं, बहुत सारी समस्याएं आती हैं। जैसे अब किसी पुरुष के साथ कोई बात ही करना हुआ तो एक महिला को थोड़ा सा एक वो बना के रखना पड़ता है, या कहीं जाना हुआ किसी चीज़ में तो पुरुष की अभी इतनी भीड़ है, भाई हम लोग क्यों आरक्षण मांग रहे हैं कि हमें भी सुना जाए, हमें भी समझा जाए, हम भी कर सकते हैं और कर रही हैं। देश की राष्ट्रपति रही हैं, देश की प्रधानमंत्री पहली महिला रही हैं। तो ऐसा नहीं, महिलाएं हर क्षेत्र में जा रही हैं। और यही चुनौती का तो सामना इतना है कि मैंने आपको कहा कि पहली बार तो घर से निकलते हैं, तो घर से निकलने में सामने समाज का करना पड़ता है कि ये नेता, बड़ी नेता ये जो है, तो ये सब चीज़ें जो है, और भी चीज़ें हैं कि मान लीजिए हमें कुछ अपने किसी शीर्ष नेतृत्व से करना हुआ तो उनका एक एग्जैक्ट टाइम हो, उनके पास कुछ लोग बैठें, अकेले महिलाएं बात भी नहीं कर सकती हैं। तमाम अभी भी जो एक विक्षिप्त मानसिकता के लोग होते हैं वो आज भी यही सोचते हैं कि एक महिला पुरुष अगर बात कर रहे हैं तो बात राजनीतिक या और अपने किसी चीज़ को लेके नहीं है, कुछ और भी हो सकता। तो इन सब अफवाहों, इन सब चीज़ों से बचती बचाती भी महिलाएं अनदेखी करते हुए तब वो जो है बहुत कुछ राजनीति में बहुत कुछ झेलना पड़ता है। लेकिन ये है कि अगर अपने ऊपर कॉन्फिडेंट है, और मैं पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हूँ, मतलब आप दोनों जिम्मेदारियों को निभाते हैं, बहुत अच्छी तरीके से निभाते हैं। एक महिला अगर एक घर को अच्छी तरीके से संभाल सकती है तो समाज को तो वो तो सृष्टि की रचयिता है, वो क्या नहीं कर सकती है। मैम, अगर आप विधायक बन जाती हैं तो आपका सबसे पहला कदम क्या होगा? आप ऐसा कौन सा मतलब काम करेंगी जो अब तक आपके हिसाब से नहीं हुआ है? आपने पूछा कि कौन सी ऐसी चीज़ आप करेंगी कि बदलाव करेंगी कि जो अब तक नहीं हुआ है। देखिए, मैं कोई बहुत अलग चीज़ लेके नहीं जा रही हूँ, लेकिन हाँ ये ज़रूर है, मेरा मेन फोकस महिलाओं पे ही है कि महिलाओं के हक की चीज़ें हों, महिलाओं को पूरी तरीके से संरक्षण हो, महिलाओं का जो चीज़ महिलाओं की नहीं सुनी जा रही उसकी सुनवाई हो। अगर जो बच्चियां हैं घर से नहीं निकलती हैं, अभी भी बहुत ऐसे गांव में मैं गई हूं जहां पे अभी भी लोग इस बच्चियों को, छोटी छोटी बच्चियों को पढ़ने नहीं जाने देते, उसके लिए तो मैं वचनबद्ध हूं कि मैं उसको करूंगी। पहला मेरा फोकस यही है। देखिए, मैं तो यही चाहती हूं कि मेरा पहला फोकस एक महिलाओं को लेके है, दूसरा नौजवान को लेके है। जो नौजवान जो है भ्रमित हो रहे हैं, ये केवल शिक्षा का चीज़ें हैं, शिक्षा की अज्ञानता केवल डिग्री हासिल कर लेने से शिक्षा नहीं है। वाकई में शिक्षा है कि एक नौजवान जो भ्रमित हो रहा है, कुछ जैसे आप अपोजिट के लोग हैं, वो अरे इस गवर्नमेंट में कोई वैकेंसी नहीं, कोई रोजगार नहीं, कोई, इस गवर्नमेंट में सब कुछ है। आपको केवल उनको बताने की ज़रूरत है, कन्विंस कर। मैं खुद कॉन्फिडेंट हूँ, अगर कोई बंदा मेरे सामने आके बैठता है और 10 मिनट का टाइम देगा तो मुझे भरोसा है कि उसकी विचारधारा को मैं बदलूंगी और ज़रूर बदल दूंगी। ये मुद्दा मैं लेके जाऊंगी और अपनी विधानसभा में, अगर आपके सामने प्रतीक्षा जी मैं कह रही हूँ,
कि अगर ऐसा गवर्नमेंट ने चांस दिया और जनता ने मुझे चुना तो निश्चित तौर पे आप देखिएगा फाफामऊ विधानसभा की कायाकल्प बदलेगी और मैं जनता की नेता बनना चाहती हूँ। और महिलाओं के लिए, छोटे छोटे बच्चे जो अभी अज्ञानता में जूझ रहे हैं, जिनके माँ बाप अभी इतनी सुविधाएं गवर्नमेंट दे रही हैं, तमाम प्रशिक्षण के वो, लेकिन अभी भी जागरूक नहीं है। क्योंकि यही आपने कहा ना, विपक्ष है, उसमें कुछ जाति वर्ग के लोग आते हैं, अभी भी सोचते हैं पढ़ाई का मतलब कुछ नहीं है। ये कहीं ना कहीं चाहे जाति वर्ग में बांट देते हैं, जाति धर्म में बांट देते हैं। ये सब चीज़ों को मैं, यही सब मुद्दे लेके मैं वहाँ पे जाऊँगी। मैम, आपका वैदिक सेवा ट्रस्ट ये क्या काम करता है असल में, आप हमें हाँ, वैदिक सेवा ट्रस्ट जो है हमारा सिर्फ लोग जनता की सेवा में पूरी तरीके से जन कल्याण की दिशा में काम कर रहा है। अभी वैदिक सेवा ट्रस्ट एक तरीके से भी जन्म लिया है, लेकिन प्रतिज्ञा के तौर पे लिया है। हमने प्रतिज्ञा किया है, हम सब ने सौगंध ली है कि हम अगर 10 को, जैसे अभी आपने कहा, आपसे मैंने बताया कि कोई 10 मिनट मुझे टाइम दे तो मैं उसकी मानसिकता को चेंज करूंगी। चेंज उसको गलत चीज़ों को भर के नहीं करूंगी, उसको सही मार्ग दिखा के सही बात से उसको मैं चेंज करूंगी। वैदिक सेवा ट्रस्ट, अगर कोई गरीब है, उसकी शादी ब्याह नहीं हो रहा है किसी कारणवश, तो हम लोग छोटे छोटे अमाउंट इकट्ठा करके प्रयास करते हैं कि उसका शादी ब्याह किसी बाप की जो है मदद हो जाए। और हम सब खड़े होके, वैदिक सेवा ट्रस्ट ने ऐसा काम भी किया है। हमारे अधिवक्ता जी तो वैदिक सेवा ट्रस्ट के विजय मिश्रा जी हैं, वो तो हम लोग मजाक में भी कहते हैं कि आप जोड़े बहुत वो करते हैं। तो कहते हैं हाँ अध्यक्ष जी, मैं तो शादी विवाह के लिए तो पहला प्रयास ये रहता है कि किसी का घर बसे, किसी के बाप के ऊपर जो बोझ होता है उसको कम करने का प्रयास करते हैं। ज़माना बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, लेकिन अभी कुछ ऐसी मानसिकता के लोग भी हैं जो भी चेंज नहीं हुए हैं, उनको बदलना हम लोग की नैतिक जिम्मेदारी भी है। उसमें हम सबका सहयोग होगा तभी बदल पाएगा। वैदिक सेवा ट्रस्ट एक और काम, जैसे पौधारोपण का काम करता है कि भाई आप अभी तो बरसात आएगी, तमाम जहाँ पे हरियाली का है कि भाई 2, 4, 10 पौधे सबके जिम्मेदारियों पे है कि लगाएं, प्रकृति भी हरा भरा रहे। वैदिक सेवा ट्रस्ट कोई बीमार है तो अब ये तो नहीं कहते, अभी गवर्नमेंट से कोई स्कीम भी नहीं कि गवर्नमेंट के तहत हम काम कर रहे हैं, लेकिन हाँ संभव प्रयास ये रहता है हर संभव कि उसकी थोड़ी बहुत हेल्प हम लोग कर सकें। नहीं वो होती तो फिर गवर्नमेंट के पास जाते हैं, अपने स्वास्थ्य विभाग मंत्री से बात करते हैं, और वैसे भी करके हम लोग जो है इस तरीके से सबकी मदद कर रहे हैं। मैम, सरकार ने जनता से तमाम वादे किए हैं लेकिन कुछ पूरे नहीं हो पाए, तो आपको कैसे लगता है कि 2022 में बीजेपी फिर से आएगी? बीजेपी, देखिए बीजेपी आएगी। जो इतने दिन तक कचरा रहा है उसको हटाते हटाते करते करते सिस्टम में लाने में थोड़ा समय तो लगता ही है। कितने साल अभी गवर्नमेंट की हुई है, जहाँ पे इतने सालों तक कांग्रेस ने और ने राज किया, इतना भ्रष्टाचार रहा, इतनी चीज़ें रहीं, उस चीज़ को मैडम बनाने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है। और ये आप देखिएगा, पूरी लहर ही नहीं, बीजेपी फिर से पूर्ण बहुमत में आएगी और बीजेपी की लहर है और बीजेपी के सिवा कोई भी यहाँ पे रहेगा भी नहीं। बीजेपी बहुत अच्छा काम कर रही है। मेरी गवर्नमेंट तमाम जो है उसके इतनी योजनाएं हैं, देखिए योजनाएं दूरगामी हैं, थोड़ा टाइम लगेगा और उस दिशा पे काम हो रहा है, बराबर प्रगति हो रही है और तरक्की हो रही है, विकास हो रहा है, चारों तरफ विकास हो रहा है, ये सब आप लोग भी देख रहे हैं। तो मैम, आप किन मुद्दों के साथ चुनाव में आएंगी? मैं यही 2022 में यही मुद्दा है कि भाई गवर्नमेंट आप लोगों ने दिया है और गवर्नमेंट विकास का काम भी कर रही है। गवर्नमेंट का साथ आप लोग देंगे तो जो चीज़ें इनकम्प्लीट हैं उसको कंप्लीट किया जाएगा, और अगर बीच में कोई ब्रेक हो जाता है
तो वो चीज़ें फिर अभी आप कोई चीज़ बना रही हैं, उसमें ब्रेकअप आ गया किसी कारणवश, तो फिर उसको पूरा होने में टाइम लगेगा। इन्हीं सब मुद्दों के सिर्फ विकास का मुद्दा है, सिर्फ विकास का मुद्दा है। हमारी भारतीय जनता पार्टी की पहला और आखिरी भी यही, सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास। तो मैम मतलब आप एक महिला होने के नाते चुनाव में आना चाहती और मानसिकता को चेंज करना चाहती। जी जी। तो मैम आप हमारी जनता को कोई संदेश देना चाहेंगी? हाँ, क्यों नहीं। मैं यही कहूँगी कि देश बदल रहा है, गवर्नमेंट की तमाम पॉलिसी है, आप लोग उसको समझिए, बिना मतलब के बहकावे में, बिना मतलब के अफवाहों में न जाइए। कानून व्यवस्था बिल्कुल चुस्त एंड दुरुस्त है। जैसी अगर किसी ने कोई गलत किया है तो उसका परिणाम मिलता है उसको, और आप लोग गवर्नमेंट का साथ दीजिए, विकास भी होगा, सबका साथ भी रहेगा, नौजवानों को रोजगार भी मिलेगा, महिलाएं भी सुरक्षित रहेंगी। बस यही मेरा जनता को संदेश है। अपनी विचारधारा को बदलिए, अगर कहीं संकीर्ण मानसिकता है तो उसको चेंज करिए, बदलिए। गवर्नमेंट इस दिशा में काम कर रही है, आप लोग के साथ की उसको ज़रूरत है। धन्यवाद। सुमन शर्मा जी, आपने हमारे शो में भाग लिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जैसा कि आप जानते हैं, सुमन शर्मा जी भाजपा से चुनाव की तैयारी कर रही हैं, जिन्होंने हमें बताया कि वो एक महिला हैं और महिला होने के नाते अगर उन्हें राजनीति में आने का मौका मिलता है तो वो कई लोगों की मानसिकता को दूर करना चाहती हैं कि ऐसा नहीं है कि महिलाएं राजनीति में नहीं आ सकती या वो सिर्फ घर की जिम्मेदारियां उठा सकती हैं, वो दोनों जिम्मेदारियां अपने कंधों पे लेकर के चल सकती है। और उन्होंने ये भी बताया कि वो जनता के लिए और क्या क्या करेंगी। तो आप ऐसे ही हमसे जुड़े रहिए और हम ऐसे ही आपको और भी जनप्रतिनिधियों से मिलाते रहेंगे। देखते रहिए मनोज तिवारी टॉक शो।